स्वदाहि मे धामायुतं शरदं कुमारविन्दशमानकरं बहुरत्नमनोहर कान्तियुतं तमनोमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषिते भूतिपवं भवभावविभाजिते भिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहिते साधुपवं पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमज्जनभीतिनुदं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीनजनश्रय मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभाषितभिन्यपदं परिपूरित परिपूरित विश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युतिशोभ्रकरं विषयादिमहाभय वर्णकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणैनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्विच्छात्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। बहुत बढ़िया। कभी प्रार्थना बोलते हैं या कोई मंत्र बोलते हैं तो जल्दी में नहीं भागना है। जब आप एक स्वर से कहेंगे ना, एक स्वर से कहेंगे, कई बार जल्दीबाजी कर देते हैं, कई बार धीरे चलते हैं तो उससे स्वर और लय बिगड़ जाता है। तो कभी मुझे भी आगे से ध्यान देंगे तो आराम से धीरे धीरे। आज संस्कृत मंत्रों के लिए तो विशेषकर है कि आप जितने धीरे धीरे और लय से पढ़ेंगे। कुछ लोग करते हैं क्या, संस्कृत मंत्रों में जब पढ़ते हैं तो कटे हुए शब्द आते हैं, आधे शब्द आते हैं, तो वहां वो करते कि जल्दीबाजी उसको खींचते हैं। वहां खींचना नहीं चाहिए। एक एक शब्द पे, जैसे आप लोग वेद पढ़ते हैं, वेद की कक्षा आप लोग लिए हैं, तो वेद हाँ जब वेद पढ़ते पढ़ते हैं हैं। तो उसमें एक एक शब्द जो है आराम से पढ़ा जाता है, तो शुद्धता होती है और उसका भाव भी निकलता है। जल्दीबाजी में सामने वाला भी नहीं पता आप कह क्या रहे हो, और आपको भी नहीं पता कि हमने बोला है उसका अर्थ क्या होता है। तो कभी भी संस्कृत के श्लोक पढ़ें तो जल्दबाजी न करें, एक एक अक्षर पे ध्यान देते धीरे धीरे पढ़ें, अच्छा होगा। शुरू शुरू में होता है कि लय और छंदों का ज्ञान नहीं होता तो थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी आप शुद्ध पढ़ेंगे अगर एक एक अक्षर पे ध्यान देंगे। लोग जल्दीबाजी में खींचते हैं, उससे थोड़ा दिक्कत होती है। चलते हैं विषय वस्तु पे। हम लोग कल तक राहु ग्रह को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में पढ़े, 12वें भाव में राहु ग्रह को पढ़े, उसके प्रभाव को जाने, उसके उपाय को जाने। और हम लोगों ने दो तीन कुंडलियों पे प्रैक्टिकल करके भी देख लिया कि जो प्रभाव कहा गया ऐसा प्रभाव मिलता जुलता है। आपके सामने आपके ग्रुप में ही लोग थे, तो जो पढ़ाया गया था लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा प्रभाव राहु ग्रह का अगर पंचम में है, लग्न में है, या सप्तम में है, या दसम में है, तो ऐसा प्रभाव आता है। तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। एक दो कुंडलियां ऐसी थी जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते थे, क्योंकि ये ग्रुप हमारा पठन पाठन का है, तो हम विश्लेषण वहां नहीं कर पाए। लेकिन वो भी, इसलिए हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। वो चाहें तो अपनी कुंडली ग्रुप के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल करके मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। यह कार्य आपका बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई पैसे कोई चार्जेज नहीं है।
लेकिन अब ये है कि आप कुंडली डाल के बगल हो जाओ तब आपका विश्लेषण नहीं होगा, आपको फोन करना ही होगा, क्योंकि मुझे याद दिलाना होगा। कुंडलियां बहुत आती है मेरे पास, तो अब हम सबका विश्लेषण नहीं कर पाते, कई बार तो हम जान ही नहीं पाते कौन कहाँ से किसके सिफारिश से कुंडली डाल रहा है। पहले होता क्या था कि हम जो भी कुंडली आती थी सबका जवाब देते थे, लेकिन अब संख्या ज्यादा हो गई तो असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी किसी को कोई परेशानी हो तो आप 24 घंटों कभी भी फोन करके कुंडली संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं विषय वस्तु। जब हमने राहु को पढ़ा तो राहु ग्रह बड़ा बलवान है, जैसा कि बताया गया कि सिंह का गर्भ संभूतम, सिंह का नाम गुरुदेव को एक प्रणाम। राक्षसी थी, उसके गर्भ से विप्रचित्र नामक दानव राज के संयोग से राहु का जन्म हुआ था। तो राहु थे कौन? जैसा कि बताया गया, स्वरभानु नामक एक दैत्य था। आप लोगों को हम पूर्व में भी कहानी बता चुके, समुद्र मंथन के समय जब अमृत का प्रादुर्भाव हुआ तो दैत्यों के तरफ से अमृत को लेके भागा गया और देवताओं ने पीछा किया, देवताओं के हाथ अमृत नहीं लगा तो भगवान विष्णु के स्तुति किए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तो उसी समय जो है स्वरभानु नामक गुरुदेव महान जो प्रणाम। दैत्य था, प्रणाम प्रणाम, जो स्वरभानु नामक जो दैत्य था उसने किया क्या कि देवताओं वाली पंगत में बैठ गया। भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो देवता और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया था। तो वो गलती से जो है और जानबूझ के उसने किया क्या कि ऐसा लो हमारे साथ छल हो, और छिप के सूर्य और चंद्र के मध्य बैठ करके अमृत का पान किया। और जैसे ही अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया, उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसके गले को काटा तो दो खंडों में हो गया। लेकिन जब तक वो गले को काटे तो अमृत की कुछ बूंदे जो है गले से नीचे उतर गई थी, तो ये दोनों अमर हो गए और नवग्रह मंडल में उनको स्थान दिया गया। एक को राहु बोला गया, जो सिर वाला पोर्शन था राहु हुआ, और जो है जो धड़ वाला पोर्शन था उसको केतु बोला गया। अब होता क्या, केतु शरीर से तो बहुत बलवान है, लेकिन उसके पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग वाला पोर्शन जो है, जो सर वाला भाग है, वो राहु के पीछे। अब राहु के पास दिमाग तो बहुत है, दिमाग बहुत है लेकिन शरीर नहीं है। तो ये दोनों आमने सामने रहते हैं। जहां पे राहु रहेगा उसके सातवें पे केतु रहेगा, जहां पे केतु रहेगा उसके सातवें स्थान पे राहु रहेगा। और इनकी उल्टी चाल है, ये इनकी हमेशा वक्री चाल होती है। ग्रह जो है मार्गी चाल से चलते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, लेकिन ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं। इनका अंश बल भी जिस प्रकार से ग्रहों का है, 0 से 6 अंश शिशु अवस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 युवावस्था, 18 से 24 वृद्धि अवस्था, और 24 से 30 मृत अवस्था, जैसे हम ग्रहों को जानते हैं। तो इनका ठीक उल्टा होता है, इनका 30 से 24 जो है बाल्यावस्था, इस प्रकार से, और 6 से 0 अंश जो है इनका मृत्यु अवस्था होता है। इनकी मतलब अवस्थाएं भी उल्टी ही होती हैं। केतु ग्रह के समझने के लिए जैसा बता दिया कि विप्रचित्र नामक पिता, जो दानवराज विप्रचित्र थे, और सिंहिका नामक राक्षसी के संयोग से इनका जो है जन्म होता है। बड़े ही प्रबल होते हैं। राहु को हमने समझ लिया। राहु के बारे में कहा गया है ये इतने बलवान है राहु केतु कि ये जो है चंद्रमा और सूर्य, जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। और इनके बारे में कहा गया अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम,
चंद्रादित्य, चंद्र धन आदित्य बराबर चंद्रादित्य। चंद्र माने चंद्रमा और धन आदित्य, आकाश सर्वेण दीर्घ, आप लोग दीर्घ संधि पढ़े होंगे, आ और आ मिल के बड़ा होता है, दीर्घ संधि होती है। तो चंद्रादित्य, चंद्र और आदित्य को भी ये उनके भी मान मर्दन कर देते हैं, अर्थात उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणाम्य हम, ऐसे राहु को हम प्रणाम करते हैं। जब हम नवग्रह स्तोत्र में पढ़ते हैं, शंकराचार्य द्वारा विरचित है, तो उसके बाद तो राहु को हम अच्छी तरह समझ लिए। अब समझते हैं केतु को। केतु के लिए कहा गया पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्कम घोरम तम केतुम प्रणाम्य हम। तो केतु के ये स्तोत्र है, नवग्रह स्तोत्र में शंकराचार्य द्वारा विरचित है, आप लोगों को मिल जाएगा। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी नवग्रह स्तोत्र है, उनको पढ़। तो केतु का मतलब होता है झंडा। केतु का अगर नवग्रह आप लोग पुरोहित वर्ग में से हैं, बहुत लोग नवग्रह चक्र बनाते होंगे, तो जहाँ पे राहु को प्रदर्शित करने के लिए मकर या अर्धकाय प्रदर्शित करते हैं, वहीं पे केतु के लिए एक ध्वज झंडा की बनाया जाता है। तो झंडा से हम केतु को प्रदर्शित करते हैं। झंडा का अर्थ होता ऊंचाई, झंडा का अर्थ होता ऊंचाई। जैसा कि कहा गया कि नवग्रह में 7 ग्रह थे और ये 2 ग्रह आ गए, जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं। छाया माने परछाई। तो एक परछाई ग्रह के रूप में हम इनको राहु और केतु को मानते हैं। इनको हम परछाई ग्रह के रूप में, ये बड़े ही बलवान हैं। केतु जहाँ राहु जो है, राहु को हम पापकृत ग्रहों कहते हैं, वही केतु जो है शुभ ग्रह में है। लेकिन चूंकि इनके पास अपना दिमाग नहीं है, राहु की छाया, राहु की दृष्टि के कारण, राहु की दृष्टि से चलते हैं, इनको भी हम पाप ग्रह में गिनती करते हैं। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी माना गया है। केतु अगर हो रहे तो धर्म में रुचि करके, राहु करता क्या पाप इत्यादि में रुचि कराता है, लेकिन केतु धर्म से जोड़ के कई बार मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मोक्ष को प्रदाता भी केतु को कहा गया। अगर 12वें में केतु है तो विदेश गमन इत्यादि के लिए बड़ा अच्छा होता है। कई बार अगर धर्म से जुड़ा है जातक, तो ऐसे में मोक्ष हो जाता है। अब राहु, जहां राहु होते, केतु होते हैं, उसके ठीक सामने तो पाप करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसी शक्ति जो है केतु में है। तो केतु बड़े बलवान है। कई धनाढ्यों की कुंडली में केतु बलवान होने के कारण, कई ऐसे महापुरुषों के कुंडली में है कि केतु खष्टम भाव में बलवान हुए, जिसके बाद उनको जो है शत्रुहंता का संयोग मिला, बड़े से बड़े शत्रुओं को पराजित किए। तो केतु आकस्मिकता के कारक हैं। जैसा कि राहु के बारे में हमने समझा कि ये कभी भी आकस्मिकता के कारण आकस्मिक फल देते हैं। इनका फल अच्छा और बुरा दोनों होता है। जिनको देते हैं भंडार दे देते हैं, और जिनको ले लेते हैं बड़ा दुखी दे देते हैं। अभी आज हम समझेंगे कि मेष लग्न में, मेष लग्न में अगर लग्न में ही केतु हो जाते हैं तो क्या फल देंगे। देखिए, हम आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे। अगर मेष लग्न की कुंडली आप लोग बना सकते तो बना, दिखाई दे रहा सबको? आप लोग बताएंगे, दिखाई दे रहा है? जी जी गुरुदेव दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मेष लग्न की कुंडली है, तो संभवतः सबको दिखाई देता होगा। तो अगर यही लग्न में, जहाँ 1 नंबर है, यही लग्न में अगर केतु हो जाएं, यही अगर केतु हो जाते हैं, अब जाहिर सी बात है जहाँ केतु होंगे उसके 7वें घर पे
राहु होते हैं। तो कुंडली हम गिनते कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7वें घर पे राहु होंगे। आपको दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव, जी दिखाई दे रहा है। जी, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, जी दिखाई गुरुदेव, दे रहा है। दिख रहा है गुरुदेव। गुरुदेव हाँ, दिखाई दे रहा है। तो जी, अब जहाँ पे राहु है उसके ठीक सामने केतु। अगर लग्न में केतु हो गए तो ये मेष लग्न क्या है, मंगल, मंगल के लग्न है। इसके राशि कौन होते हैं, मंगल। तो राहु और केतु के बारे में कहा गया है, जिस ग्रह के राशि में बैठते हैं उसके बल को 10 गुना बढ़ा देते हैं, उसके बल को। अब देखना पड़ेगा इस कुंडली में मंगल कहाँ है। अगर मंगल यही है, लग्न में ही मंगल है, तो जातक मांगलिक हो जाएगा। आप लोगों को उस दिन हमने बताया था मांगलिक कहाँ कहाँ सोते हैं। पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में मंगल हो तो ऐसा जातक मांगलिक होता। तो अगर लग्न में ही मंगल हो गए तो ऐसा जातक मांगलिक कहा जाएगा। अब यहाँ से केतु का प्रभाव, यहाँ से राहु का प्रभाव, तो ये राहु केतु करते क्या, भ्रम पैदा करते हैं। अब ऐसा जातक, एक तो मंगल की राशि में है, मंगल में धैर्यहीनता की कमी होती है, और केतु प्रभाव देते हैं कुजवत प्रभाव। कुजवत माने, कुज माने मंगल, मंगल जैसा ही प्रभाव। तो जब धैर्यहीनता की कमी हो जाएगी तो ऐसे जातक में कई बार कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। जो और लोग 4 दिन में काम करेंगे वह कार्य यह जातक 2 दिन में ही पूरा कर लेगा। जो और लोग पूरे दिन में काम करेंगे वो काम यह 4 घंटे में पूरा कर सकता है, क्योंकि मंगल के राशि में है, कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। अगर मंगल 7 हुए तो जो लोग 4 दिन में काम करेंगे वह 1 दिन या 2 दिन में ही यह कार्य कर सकता है। जो पूरे दिन में लोग और काम करेंगे उसको 3 घंटे या 4 घंटे में ही ऐसा जातक कार्य कर, इतना प्रभावशाली बना दे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी। लेकिन यहाँ भ्रम पैदा करेंगे, यहाँ जो है केतु भ्रम करेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि भार्या भाव पे पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन को यहाँ कई बार। अच्छा, यहाँ है क्या कि शुक्र की राशि बनी है, शुक्र की राशि बनी है, 7 नंबर है। तो यहाँ पे शुक्र की राशि है, शुक्र राहु के केतु के मित्र हैं। अगर शुक्र इन्हीं घर में हुए तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार यहाँ भी भ्रम पैदा करेंगे। और दाम्पत्य जीवन में भ्रम, थोड़ा संदेह इत्यादि अगर दाम्पत्य जीवन में हो जाए, पत्नी से संदेह हो जाए, और राहु यहाँ ऑलरेडी बैठा है विच्छेदात्मक ग्रह, तो कई बार पत्नी से मतभेद, पत्नी से विचारों में मतभेद या पत्नी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि की स्थिति बन जाती है। लेकिन शुक्र अगर इन्हीं घरों में है तो कम होता है। शुक्र अगर इन्हीं घरों में तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मतभेद तो होगा, लेकिन जो है अगर शुक्र तात्कालीन मित्रता में नहीं है, तात्कालीन मित्रता का मतलब ग्रह जहां बैठता है उसके 3 घर आगे 3 घर पीछे जो ग्रह हो तात्कालीन मित्रता में है। तो अगर शुक्र यहाँ 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 है, यहाँ यहाँ और यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में तात्कालीन मित्रता में है तो तब तो ठीक है। अगर शुक्र तात्कालीन मित्रता में नहीं है, शुक्र 6वें में है, 8वें में है, 12वें में है, तो ऐसी स्थिति में यह दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा केतु। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा। केतु लग्न में है तो भ्रम पैदा करेगा, कई चीजों में बहुत उन्नत करेगा, पढ़ने पढ़ाने खेल कूद इत्यादि में, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही, अच्छा प्रदर्शन। लेकिन भ्रम के कारण वो एक जगह टिकेगा नहीं। ये बुद्धि में विवेक में भटकाव, जैसा कि हमने राहु में बताया था कि छात्र गणित में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, साइंस में प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको लगे नहीं
हम आईएएस बनेंगे, गणित छोड़ के वो आर्ट साइड के विषयों में आ जाएगा। खेल कूद में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा तो बोला नहीं नहीं इससे बढ़िया तो हम संगीत में पैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहता है तो बोलता नहीं हम तो इंजीनियर बनेंगे। तो कई बार उसको हर क्या प्रदर्शन तो उसका बढ़िया होगा, उस प्रदर्शन को एक लाइन में न बढ़ के वहां भ्रम पैदा होगा, और ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने भ्रम के कारण जो है, अपने भ्रम के कारण करेगा क्या, कार्य को नथा देगा, कार्य को बिगाड़ देगा, और अपने विवेक से अपने निर्णयों के कारण जातक जो है पश्चाताप करता है। कई बार तो ऐसे ही होता, राहु की दृष्टि पड़ती है तो जातक आत्महत्या इत्यादि के लिए भी जातक को प्रेरित करता है कि आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। क्रोध की अधिकता, मंगल वही हो गए तो क्रोध की अधिकता ज्यादा होती, क्रोध में उल्टे सीधे बोल लेगा, फिर जब ज्यादा को बोलेंगे तो बोलेगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी स्थितियां आती है, उसे आत्महत्या करता नहीं जातक, लेकिन आत्महत्या की सोच या कई बार असफल प्रयास भी कर लेता है, आत्महत्या का असफल प्रयास भी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है लग्नगत केतु हो या लग्नगत राहु हो, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने होते, तो राहु की दृष्टि पड़ गई, केतु केतु की दृष्टि पड़ गई। अब यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है। देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि संतान भाव से पड़ती है। यह 5वां घर जो है संतान का है, ज्ञान का है, प्यार मोहब्बत का है, लव लाइफ है, और यहीं से हम लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी विचार करते हैं। अगर सूर्य इन्हीं घरों में हुए, सूर्य इसी घर में हुए, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से धन लाभ कमाता है। अगर सूर्य यहाँ नहीं हुए, सूर्य नीच राशियों में है, सूर्य अगर 7 नंबर की या इस राशि में है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, तो ऐसी दशा में जातक लॉटरी सट्टा से धन गंवा लेता है। यहाँ आके ज्ञान भाव पे दृष्टि पड़ती है तो ज्ञान में विद्या में एक बार तो उसको कमी हो ही जाती है, विद्या अध्ययन में रुकावट आ ही जाती है। केतु की दृष्टि पड़ती है तो विद्या अध्ययन में एक बार रुकावट आ जाती है, लेकिन जैसे तैसे जातक करता क्या, विद्या में तो रुकावट पढ़ाई में है, लेकिन वो अनेक विद्याओं को ज्ञाता हो जाता है, वो सीखता है अनेक चीजों, थोड़ी बहुत जानकारी हर एक चीज में रखेगा। अगर यहाँ केतु की दृष्टि पड़ गई तो पढ़ाई में तो सफल नहीं होगा, लेकिन इधर उधर की वो सारी विद्याओं की जानकारी रखेगा, और एक नहीं अनेक विद्याओं। यहाँ पे थोड़ा पेट में भी दिक्कत कर सकता है। प्यार में असफलता, प्यार में ऐसे जातक को असफलता होती है, प्यार मोहब्बत ऐसे जातक नहीं कर पाते। संतान सुख तो मिल जाता है, लेकिन कहीं से अगर शनि की दृष्टि पर पड़ जाए या सूर्य 8वें 6वें 12वें में है नीच राशि में, तो कई बार संतान में दिक्कतें आ जाती है, संतान होने में दिक्कत आ जाती है। सबको समझ में आ गया? प्रथम भाव में, अच्छा ये 5वीं, अभी देखो 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी भारिया भाव में, पार्टनर घर में। यहाँ पे भारिया भाव से, और यहाँ से हम पार्टनर का भी विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनर का, तो ऐसे में बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद इत्यादि हो जाता है। कई बार मंगल का साथ मिल गया या शुक्र बढ़िया स्थिति में है, तो ऐसे जातक कई बार उत्तम धन लाभ, व्यापार इत्यादि से उत्तम धन लाभ कमा लेते हैं। लेकिन केतु है आकस्मिकता के कारक, एकाएक ऊंचाई पे ले जाएगा और एकाएक नीचे पे भी ला देता है। व्यापार में बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन एकाएक ऐसा घाटा होगा कुछ घाटे से संभल भी नहीं पाता। तो ऐसी सप्तम भाव में पड़ती है। सप्तम भाव में चूंकि राहु होते हैं तो भारिया से मतभेद, कई बार शुक्र 6ठे 8वें 12वें में हुए तो भारिया के सुख से भी वंचित रह जाता है जातक, अर्थात वैधव्य दोष इत्यादि भी हो जाता है। क्योंकि
ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर राहु केतु हो तो वैधव्य भी हो जाता है, आदमी विधुर या विधवा भी हो जाती है, लेकिन वो कुंडली अवलोकन पे ऐसा सूत्र है। यहाँ पे अगर शुक्र की स्थिति नहीं सही हुई, क्योंकि सातवें घर के मालिक शुक्र हैं, तो क्योंकि मांगलिक जातक ऐसे है राहु केतु के, तो कई बार ऐसी दशा आ सकती है। लेकिन भार्या से मतभेद तो जरूर हो जाएगा। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति से, अब और किसी जो है जातक की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, तो उसके पत्नी से मतभेद हो जाता है। उसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ती भाग्य भाव पे। यहाँ भी भाग्य में उतार चढ़ाव, यहाँ भी पहुंचे भाग्य में उतार चढ़ाव कर देते हैं। कभी बहुत बढ़िया भाग्य, कभी भाग्य बिल्कुल खराब। लेकिन यहाँ पे पहुंच के केतु की दृष्टि धर्म से जोड़ देती है। जातक धार्मिक होता है और उस धर्म के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह 9वां भाव धर्म भाव है। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है धार्मिक कृत्य करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पे गुरु बलवान होंगे तभी, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है या धार्मिक हो जाता है। सबके समझ में आ गया लग्नगत केतु का फल? जी गुरुदेव जी जी, आ गया सर। एक बार किसी गुरुदेव को नहीं समझ में आया तो फिर जी एक बार और बता दीजिए गुरुदेव, पूरा समझ में नहीं आया ठीक से। हाँ ठीक है। प्रशांता जी का प्रश्न कोई है? बोले प्रशांता जी। प्रशांतो जी, प्रशांतो जी ने आपने हैंड चेक किया है, कोई प्रश्न हो तो बोले। नमन गुरु जी, अभी क्लास नमन। ड्यूटी पर हूँ ना, थोड़ा पेशेंट है तो मैं बाद में प्रश्न कर लूंगा। जी प्रश्न पूछे। गुरु जी जय श्री राम। जय सिया राम, बोलिए अजय जी। गुरु जी तुला लग्न की अगर कुंडली है और केतु अगर पंचम में है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फल रहेगा? अजय जी अभी हम मेष लग्न पढ़ा रहे हैं, तुला की कुंडली हम अच्छा। बता तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये है कोई बात हम नहीं, विषयांतर पे चले जाएंगे, फिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे। आप तुला लग्न की कुंडली सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ाइए मेरे पढ़ाइए, आगे व्हाट्सएप पे डालना, सुनो मेरे व्हाट्सएप पे डाल के मुझे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। चलो अनिराज जी आपका प्रश्न नंबर पूछे। आपका नंबर दिख हाँ नहीं रहा नंबर है सर। आपको मिल जाएगा, नंबर हमारा लिखा है, जो जहाँ लिंक है वही हमारा नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उससे। अनिराज जी प्रश्न पूछे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी लग्न में अगर जैसे केतु का आप फल बता रहे, तो अगर राहु भी होगा तो राहु और केतु का सेम फल होता है? हाँ कल तक हमारा राहु पे ही चर्चा चल रही। देखो जहाँ राहु होते हैं, अभी भी मैंने बताया, राहु के ठीक सामने केतु होते हैं, जहाँ केतु होते हैं उसके ठीक सामने राहु होते हैं। तो वैसे केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों में आता है, लेकिन राहु के दृष्टि के कारण कहा ग्रह जहाँ बैठता है वहां से ज्यादा जब दृष्टि डालता है तो उसका फल पहुंचता है। तो अब यहाँ से राहु की दृष्टि के कारण केतु भी पाप ग्रह में ही आ जाता है, पाप और क्रूर ग्रहों में इनकी गिनती होती है। तो अगर वहां पे राहु है तब भी वही फल ज्यादातर मिलेगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट केतु की दृष्टि होगी। अगर राहु जो है लग्न में है तो केतु 7वें भाव में, उनकी 7वीं दृष्टि राहु पड़ेगी। अगर केतु लग्न में है तो राहु की 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ रही है। तो ये एक दूसरे को देखते हैं और फल भी करीब करीब मिलता जुलता ही देते हैं। लेकिन केतु अगर जो है कुंडली में सही हो जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार बुलंदी या प्राप्त कर, जहां 3 नंबर की गिनती पे यानी मिथुन राशि पे राहु उच्च के होते हैं, वहीं केतु वहां के नीच के हो जाते हैं, वहां केतु नीच का फल देते हैं। जहां जहां धनु पे राहु जो है, धनु राशि पे राहु जो है नीच के हो जाते हैं, वहीं जो है केतु उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी भी अवस्थाएं आती हैं। अगर हमने थोड़ा नीचे और उसका भी एक वो बनाया, अगर आप लोगों को देखना हो तो देख ले, क्योंकि उसे हमने इसको पहले पढ़ा दिया था,
देखो सूर्य 1 नंबर पे उच्च के होते हैं, 7 नंबर पे नीच के होते हैं। चंद्रमा 2 नंबर की गिनती अर्थात वृष पे। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के। चंद्रमा जो है 2 नंबर की राशि जो वृष राशि होती है उसमें उच्च के होते हैं, और 8 नंबर की राशि जो वृश्चिक होती है उसमें नीच के हो जाते हैं। मंगल 10 नंबर अर्थात मकर में उच्च के होते हैं, और 4 नंबर अर्थात कर्क में नीच के हो जाते हैं। बुध की बात करें तो बुध जो है 6 नंबर अर्थात कन्या में उच्च के होते हैं, और 12 नंबर मीन में नीच हो जाते हैं। गुरु की बात करें तो 4 नंबर राशि अर्थात कर्क में उच्च के होते हैं, और 10 नंबर मकर में नीच के हो जाते हैं। शुक्र की बात करें तो ये मीन में उच्च के और कन्या में नीच के हो जाते हैं, 12 नंबर पे उच्च के, 6 नंबर पे उच्च। शनि की बात करें तो ये जो है तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के। एक्चुअली ग्रह जहां बैठता है, जहां उच्च का होता है उसके 7वें राशि पे नीच का हो जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया था, मैं अभी भी कुंडलियों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूं। अब किसकी कौन राशि है, किस ग्रह का कौन स्वामी है, उसके बारे में भी मैं दोबारा बता देता हूँ। सूर्य 5 नंबर की गिनती है अर्थात सिंह में, सिंह के स्वामी होते हैं। चंद्रमा 4 नंबर की कुंडली में कहीं भी 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, तो कर्क राशि के स्वामी हैं। मंगल को 2 राशि मिली है, मेष और वृश्चिक, उनका क्रम संख्या 1 और 8 है। बुध को भी 2 राशि मिली है, मिथुन और कन्या, क्रम संख्या में इनको 3 और 6। गुरु को भी 2 राशि मिली है, धनु और मीन, क्रम संख्या में देखा जाए तो 9 और 12वें नंबर की राशि। शुक्र को भी 2 राशि मिली है, वृष और तुला, क्रम संख्या में देखिए तो 2 लिखा होगा अथवा 7 लिखा होगा। शनि को भी 2 राशि मिली है, मकर और कुंभ, 10 नंबर और 11 नंबर। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन पुनरावृत्ति के लिए जो छात्र अभी जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए हम दोबारा कर दिए। तो ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया। प्रथम भाव में अगर केतु और रमेश जी का आग्रह था तो हम दोबारा फिर से बता रहे हैं, फिर आप लोग सुन लीजिए। फिर हम चलते हैं द्वितीय भाव में राहु पे। लग्नगत केतु होते हैं तो राहु की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में भ्रम पैदा करते हैं। जातक के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, कई बार आत्महत्या इत्यादि का प्रयास करता है। जातक जो है कार्य बढ़िया करता है, कई क्षेत्रों में उसको महारत होती है, लेकिन वो भ्रम के कारण अपना निर्णय नहीं कर पाता हम किस क्षेत्र में जाएं, और इस निर्णय के कारण जो है खेल में भी अच्छा जाएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई में भी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा तो उसका मन कहेगा नहीं डॉक्टरी से अच्छा हम तो इंजीनियर बन जाते तो बड़ा अच्छा था, हम IAS बन जाते। तो कई बार भ्रम के कारण वो डिसाइड नहीं करता, उसके पास निर्णय शक्ति की कमी आ जाती है। ऐसी अवस्था में जातक अपना मार्ग बदल लेता है और उसको ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते निचाई पे पहुंच जाता है। ऐसी दशा में जिनका राहु केतु हो, हमने पहले भी बताया था, अच्छे गुरु का सहारा लेना चाहिए, एक अच्छे मोटिवेटर का सहारा लेना चाहिए, जिसके सहारे वो बढ़िया प्रदर्शन कर सके, उनके निर्णयों को गलत या सही बता सके। तो ऐसे में केतु जो है निर्णय शक्ति को अर्थात भ्रम पैदा कर देता है। अगर केतु जो है तो यहाँ से केतु का 5वीं दृष्टि देखो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पड़ती है। अगर सूर्य हो गए साथ में तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ प्यार में मतभेद कराता है, ज्ञान में एक बार, शिक्षा में बाधा दिलाता है, संतान से भी, संतान के सुखों में कमी करता है। लॉटरी सट्टा इत्यादि से अगर सूर्य उसी घर में हो तो कई बार धन दिला देता है। भारिया भाव में आता है तो भारिया से मतभेद करा देता है। शुक्र उसी राशि में हुए तब तो ठीक हुआ, नहीं तो ऐसी स्थिति में भ्रम पैदा करता है। पारिवारिक जीवन में भ्रम थोड़ा नहीं होता, कई बार ऐसा होता संबंध विच्छेद इत्यादि का भी कारण हो जाए, क्योंकि राहु भी यही है। तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल ठीक अवस्था में हुए या शुक्र ठीक अवस्था में हुए तो मतभेद होगा, पारिवारिक जीवन नहीं टूटेगा। लेकिन शुक्र अगर कहीं नीच राशि में हुए, 6 8 12 में बैठ गए तो ऐसी स्थिति में
कई बार पारिवारिक जीवन में विच्छेद हो जाता है। वहां से केतु की 9वीं दृष्टि 9 नंबर धनु में उच्च की दृष्टि पड़ती है, यहाँ धर्म से जोड़ देता है, पिता के मान सम्मान करता है। ऐसी स्थिति में कई बार मोक्ष के लिए धार्मिक बना देता है और मोक्ष पा जाता है जातक। यहाँ जो है पिता का सम्मान करें जातक, भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसे जातक के नमस्कार ऐसे जातक को उतार चढ़ाव आ जाता है। कोई आ जाता है, बाहर इंतजार करना आप लोग, ठीक है? ठीक है, लड़के रोक दो, मैं आ रहा हूँ। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में केतु होते हैं, कुंडली के दूसरे घर में केतु होते हैं, तो यहाँ पे केतु जो है ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, वाणी का विचार किया जाता है। धन भाव है, कुटुंब भाव है और वाणी इत्यादि का, खान पान इत्यादि का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पे केतु होंगे तो यहाँ पे राहु होंगे, इसके ठीक 7वें घर पे राहु होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे केतु होंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसी स्थिति में जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। जातक को आकस्मिक धन लाभ मिलता है, चाहे वो ससुराल से मिले, मामा के घर से मिले, ननिहाल से मिले या कहीं गड़ा धन इत्यादि, क्योंकि यहाँ से इस भाव पे दृष्टि होती है जो गुप्त धन इत्यादि का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को कई बार गड़ा धन इत्यादि या आकस्मिक धन लाभ केतु जीवन में एक न एक बार जरूर करा देते हैं। यहाँ से राहु की दृष्टि वाणी भाव पर पड़ती है, तो वाणी क्योंकि शुक्र की राशि है, तो शुक्र अगर इन्हीं भाव में है तो जातक की वाणी मधुर होगी और वो करेगा कि अपने बातों में लोगों को फंसा के धन अर्जित करेगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ नहीं हुए तो वाणी कठोर होती है और वाणी के कारण ही जातक दुश्मन बना लेता है। केतु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, या गुप्त घर कहा जाता, 8वें घर को गुप्त घर कहा जाता है, मृत्यु का घर कहा जाता है। तो यहाँ जब पड़ती है तो यहाँ पे जो है जातक को थोड़ा रोगी बना देते हैं। कैसा रोगी बनाएंगे? जैसे स्किन संबंधित दिक्कतें देके, गुदा यानी मल मार्ग में जो है कुछ परेशानी करके, पाइल्स वगैरह, बवासीर इत्यादि की समस्या देके, ऐसे जातक के जिनके जो है दूसरे में केतु होते हैं और 8वें में राहु हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में धन तो श्रेष्ठ दिला देते हैं, धन आकस्मिक धन लाभ दिला देते हैं। लेकिन ऐसे जातक को कई बार जो है मल मार्ग में अर्थात गुदा रोगी अथवा पाइल्स इत्यादि का रोग दे देते हैं। अगर बुध इत्यादि का साथ मिला तो यहाँ चर्म रोगी भी बना देते हैं। ऐसे जातक को कई बार विषैले जंतुओं इत्यादि से भी डर बना रहता है। यहाँ अच्छा होता क्या कि ये है, चूंकि ये दूसरा घर जो है वाणी का है, मुंह का है, खाने पीने, यहाँ जातक खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें खाएगा, चटपट खाएगा, जिसके कारण खाने पीने का शौकीन होगा और इसके कारण कई बार वो रोगी हो जाता है। यहाँ से जातक की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु पे पड़ती है, तो शत्रुओं से तो ये बचाता है। मतलब जातक के वाणी द्वारा शत्रु होंगे लेकिन शत्रुओं पे हमेशा हावी रहता है, शत्रुओं पे जातक हावी रहता है। लेकिन यहाँ आके वो चर्म रोग जरूर दे देता है। अगर बुध यहाँ हुए
तो 100% चांसेज हो जाता है पाइल्स और चर्म रोग का, स्किन संबंधी एलर्जी का। बुध अगर और कहीं हुए, बुध यहाँ हुए तो बस इतना होता कि ये जो है इंद्र के समान भी शत्रुओं का मर्दन करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन बुध अगर कहीं हुए तो शत्रु बनाएगा। ऐसा आप बुध यही हुए तो ऋण रोग, ऋण ले, लेकिन जब तक ऋण से ही विकास करता है, ऋण कितना भी हो जाए, शत्रु कितना भी हो जाए, तो कोई डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि बुध स्वराशि में होता है। तो ऐसी दशा में बुध को बल को बढ़ा देता है, परम शत्रुहंता हो जाता है। कितना भी ऋण हो, कितना भी, लेकिन जब तक घबराता नहीं और ऋण से ही विकास कर लेता है, धन कमाता है, ऋण लेता है, और शत्रु वाणी द्वारा ही शत्रु बनाता है और शत्रुओं का मर्दन करता है यहाँ। लेकिन चर्म रोग की चांसेज 100% हो जाता है, और इसको पाइल्स रोग या गुदा रोग, गुदा में इन्फेक्शन इत्यादि ऐसी समस्या यहाँ केतु दे जाते हैं। छठी सातवीं दृष्टि हमने बता दिया। आठवीं नवीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है। नवीं दृष्टि केतु की कर्म भाव पे पड़ती है, और यहाँ पे कई बार नौकरी इत्यादि से करते हैं क्या, छोटा सा शुरुआत करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे, बड़ी नौकरी, उससे बड़ी, मतलब छोटे से ऊंचाई पे ले जाएंगे, लेकिन विच्छेद, यहाँ जो है विच्छेदात्मक कार्यवाही करेंगे। केतु जो है छोटी से लेके बड़े बड़े नौकरी तक, बड़े काम तक ले जाएंगे। कोई काम छोटा सा शुरू करेंगे, उसके बाद बड़े तक ले जाएंगे, छोटी नौकरी छोड़ेंगे बड़ी। लेकिन यहाँ कई बार स्थान परिवर्तन इत्यादि करा देते हैं। यहाँ पे केतु स्थान परिवर्तन करा देते हैं। राजनीति इत्यादि में अगर ऐसा जातक हो जाए, क्योंकि शनि की राशि है, तो राजनीति में बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं केतु। ऐसे में केतु बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। यहाँ फिर से देख लो, दूसरे घर में केतु हुए तो राहु ठीक 8वें घर में होंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी। वहां शुक्र की राशि है, शुक्र धन इत्यादि के लिए बड़ा अच्छा होते हैं, वाणी के। लेकिन दूसरे भाव से हम कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। तो ऐसे में जातक के कुटुंब से, परिवार वालों से थोड़ा मतभेद जरूर होता है, वाणी द्वारा ही लेकिन शुक्र की राशि है तो मधुर बोल करके, ऐसा जातक मधुर बोल के ठग लोगों से धन ठग लेता है। लेकिन अगर शुक्र वहीं न हो, शुक्र शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 में हो, तो ऐसे में जातक की आवाज कर्कश हो जाती है और आवाज द्वारा ही दुश्मन बना लेता है। यहाँ पे क्योंकि खान पान का भी विचार करते हैं इससे, तो यहाँ पे जातक जो है खान पान ऐसा उल्टा सीधा खाएगा जिसके कारण से उसको रोग, पाइल्स इत्यादि रोग की संभावना हो जाती है। कई बार अगर जातक नशा इत्यादि के न आदि पड़े, खान पान का शौक में ज्यादा धार्मिक में रहे, तब तो बढ़िया, नहीं तो कई बार नशा इत्यादि में तो ये रोग थोड़ा बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे केतु होता है तो दूसरे घर में अगर केतु हुआ, शुक्र के तात्कालीन मित्रता में है, तो वाणी सुंदर हो जाती है। लेकिन वहां पे जो है शुक्र कहीं अन्यत्र रहते हैं। खा लो खाना। 2 मिनट बैठो यहाँ तुम, अजय 2 मिनट बैठो यहाँ, 2 मिनट बैठो तुम यहाँ, 2 मिनट बैठो। इधर बैठो, 2 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट बैठ, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे केतु उत्तम धन लाभ करा देते हैं। आकस्मिक धन ससुराल से, ननिहाल इत्यादि से आकस्मिक धन करा देते हैं। और 8वें पे दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में गुप्त विद्याओं की जानकारी, ज्योतिष इत्यादि में रुचि, तंत्र मंत्र में इत्यादि में रुचि केतु करा देते हैं।
केतु की पांचवी दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव पे पड़ती है, तो ऐसे में जातक ऋण रोग लेकर भी विकास कर लेता है, लेकिन यहाँ उसको भ्रम वाला रोग दे जाते हैं केतु, क्योंकि केतु भ्रम है, राहु भ्रम है। कई बार जातक को कोई रोग नहीं रहता, फिर भी वो अपने को रोगी समझता है, और कई बार ऐसा रोग हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते किसको क्या हुआ है। तो अगर दूसरे भाव में केतु हो तो ऐसे जातक के लिए मैं बोलता हूं कि बहुत सावधान रह के करना चाहिए, क्योंकि कई बार शुरू में वो रोग को जान नहीं पाएगा और उसके कारण गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। ऐसे में गंभीर रोग का शिकार हो जाता है। ठीक है, और वहां पे जाके गुदा रोगी बना देते हैं, चर्म रोगी बना देते हैं केतु। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का कोई प्रश्न? जी समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का कोई प्रश्न? हाँ, तो यहाँ पे केतु इस प्रकार की बीमारियां रहते हैं। 8वें घर पे दृष्टि, 8वां घर मृत्यु का है, तो मृत्यु तो टल जाती है, लेकिन कई बार जैसा कि बता गुप्त विद्या के बारे में पारंगत कर देते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि ज्योतिष इत्यादि में महारत कर देते हैं, लेकिन साथ में रोग भी दे जाते हैं। एक तो ऐसा रोग कि रोग को पता ही नहीं चल पाए कौन सा रोग है, एक ऐसा रोग कि रोग को लोग समझ नहीं पाए कौन सा रोग है और जातक परेशान रहे। दूसरी चीज जो है उसको तंत्र मंत्र से करे, और आकस्मिक धन यहाँ जरूर दिलाते हैं। यहाँ से केतु उस जातक को आकस्मिक धन जरूर दिलाते हैं। केतु की जो है 9वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है, तो कई बार कर्म से विच्छेद करा देते हैं। कर्म से विच्छेद कराएंगे, और कर्म से विच्छेद करा के अगर छोटा सा काम शुरू कराएंगे तो उसको छोड़ के कोई दूसरा काम करे, लेकिन ऊंचाई पे धीरे धीरे छोटा काम शुरू करके ऊंचाई तक ले जाते हैं। हमारे हिसाब से आप लोगों को केतु को दूसरे भाव के सारे परिणाम बता दिए हैं। जिनको कोई न समझ में आए दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। 2 बार में हम केतु को आप लोगों को समझाने का प्रयास करे हैं। अगर जिनके न समझ में आया हो दोबारा हमसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी ड्यूटी में हैं तो थोड़ा हमें असुविधा भी हो रही है। लेकिन आज कल तक मान लो आज बृहस्पति हो गया, कल शुक्र शनि 2 दिन की बात और है, संडे से फिर हम नॉर्मल ड्यूटी में हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गुरुजी कोई प्रश्न? गुरुजी हाँ गुरुजी हमारे द्वितीय भाव में द्वितीय भाव का स्वामी होते हैं शुक्रदेव, मेष लग्न का। तो शुक्रदेव का तो मित्र होते हैं नकरदेव। एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट देखो। 25-8 गया, 24-2 गया, 24-2 गया, 24-2 के 3 गए ना। एक बार गिन के आओ, नहीं हो तो फिर ये ले जाना। एक बार गिन लो, कोई बात नहीं। हाँ प्रशांत जी बोले आप। जी गुरुजी मेष लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव के साथ केतुदेव का तो मित्रता होता है, तो वाणी का तो अच्छा होना चाहिए, खराब कैसे होंगे? मैंने बोला क्या कि अगर शुक्र इन्हीं घरों में होते हैं, तात्कालीन मित्रता में होते हैं, आपको बताया ना तात्कालीन मित्रता में होते हैं, तब तो वाणी मधुर वाणी करके लोगों को अपनी वाणी द्वारा ही ठग लेगा, आप सुन नहीं पाए। अगर इनमें नहीं होते, शुक्र 6, 8, 12 में होते हैं, नीच राशि में होते, तो ऐसी दशा में वाणी कर्कश हो जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, आप सुन नहीं पाए। जी गुरुजी जी शायद नहीं सुना था, पेशेंट आ गए थे तो नहीं सुन पाया था। ऐसा वाणी दोनों वाणियों में शुक्र मधुर बोल के भी लोगों को ठगेगा, किसी को ठगेगा तो कितने गए ले जाओ 23, तो वहां भी लोगों को ठगेगा तो दुश्मनी होगी। ठीक है जी धन्यवाद। और अगर नहीं ठगता
जी, अगर नहीं ठगता तब भी जो है क्या कहते हैं, अगर वाणी से कर्कश बोलता है तो वाणी द्वारा भी दुश्मनी कर लेता है। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, वहां पे ऐसा वाचाल बनाएंगे, अगर शुक्र उन्हीं पे है तो वाणी द्वारा ही लोगों को ठगने का काम करेगा और धन लाभ कमाएगा। वो अपने मतलब की बातें करेगा। समझ रहे? ऐसे लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। अगर शुक्र उन्हीं घर में है या दूसरे घर में वो है, क्या कहते हैं, केतु है, जो भी राशि बनी है, यहाँ तो हम मेष लग्न की बोल रहे हैं, कोई भी मान लो है, कोई भी राशि है, अगर उस ग्रह का साथ पा गए तो वाणी में सौम्यता लाके, ठीक है, गुरुजी बड़े गुरुजी मेरा स्वार्थपूर्ण बात दोनों करेंगे, किसी भी प्रकार से अपना हित साधने का मतलब उनकी बात यही होगी, वो अपना हित साधता है। ठीक है। जी गुरुजी। जी जी मेरा गुरुजी धनु लग्न है, धनु लग्न है, लेकिन द्वितीय भाव में केतुदेव है, आठवां भाव में आवाज राहुदेव है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अच्छे से बोले। हाँ गुरुजी मेरा धनु लग्न है और द्वितीय भाव में केतुदेव है और आठवां भाव में राहुदेव है। तो भानु लग्न की बाद में बात करें, लेकिन फिर भी अगर वहां ऐसा है तो आपको ये परिणाम मिलेगा। ठीक है। अगर क्योंकि और लग्नों की बात है तो आप डाल के प्रश्न पूछ लीजिएगा। अभी क्लास को आगे चल लीजिए, चलते हैं जन्म कुंडली के। जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलो। गुरुदेव जैसे वही बताया कि केतु जो है दूसरे भाव में है, यानी कि वृषभ राशि में है और वृषभ राशि भाव में है शुक्र। अगर 6-8 तो ठीक है, वो तो 6-8 भाव तो खराब भाव है, वहाँ तो दिक्कत होगी, लेकिन 6-12 अतिरिक्त 6-8-12 एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे शर्मा जी, इसलिए आवाज नहीं समझ में आ रही, तो मैं बाहर था। बोले, आप बोले शर्मा जी। हाँ गुरुदेव, मैं ये कह रहा था कि जैसे केतु दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में जब है शुक्र है, वो 6-8-12 में अगर होगा तो बारी दोष आ जाएगा, कठोरता आ जाएगी बाड़ी में। अगर वो 6-8-12 में नहीं है और बाकी भावों में किसी भाव में है, या अगर संबंध भी बन रहा है तो भी ये बाड़ी मधुर की ना जातक की। हाँ, वाणी मधुर रहेगी, लेकिन वहां पे एक चीज उसकी दृष्टि पड़ रही है ना, क्या कहते हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ करेंगे कि वाणी मधुर करके शुक्र का रूप करके वहां ठगने का काम करेगा। अच्छा, राहु की दृष्टि पड़ रही है तो राहु कई बार करता है क्या कि क्योंकि राहु किसी से डरता तो है ही नहीं, वो सत्य बोल देता है। और आज के जमाना में सत्य लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ ऐसा बोल देगा कि लोगों को बुरा लग जाएगा और वहां वाणी से जो है उसके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा जातक हाँ अपने बातों द्वारा अच्छा, बातें भी कि केतु की वजह से तो बातें वही होगी जो स्वार्थ, जहां से उसका स्वार्थ सिद्ध हो। लेकिन यहाँ से कई बार ये अपने वाणी द्वारा ऐसी बात बोल देगा कि जिससे लोग दुश्मन हो जाएंगे। और चूंकि 5वीं दृष्टि पड़ रही है ऋण रोग शत्रु पे, तो शत्रु हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, शत्रुओं पे जातक हमेशा भारी रहेगा। अगर बुध का साथ मिल जाए तो प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा, बुध का साथ हो जाए तो प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा। यहाँ पे स्किन संबंधी बीमारी देंगे, चर्म रोग जरूर देंगे। ठीक है। और जब चर्म रोग, हाँ यहाँ पे स्किन संबंधी बीमारी दे देते हैं, राहु यहाँ पे स्किन संबंधी बीमारी दे देते हैं, तो चर्म रोग जरूर देते हैं। और केतु की दृष्टि है तो यहाँ पे गुदा रोग, जो ज्यादातर पाइल्स इत्यादि की समस्या जो बवासीर होती है, ऐसी समस्या दे जाते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर ही, तो यहाँ पे कई बार विषैले जानवरों इत्यादि से भय हो जाता है। और यहाँ पे भी वही गुदा रोग अच्छा, लेकिन ऐसा जाता तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि गुण विद्या में पारंगत हो जाता है, आकस्मिक धन लाभ होता है, कहीं गड़ा हुआ धन इत्यादि पाने की संभावना होती है। अब आज के जमाने में जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पहले जो जिस समय ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए थे उसमें बैंक इत्यादि नहीं होती थी, तो लोग अपने धन को कहीं जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में चूंकि
बैंक हो गई तो लोग अपने धन को बैंकों में जमा करते हैं। आज के समय में गड़ा धन नहीं, लेकिन फिर भी आकस्मिक धन यहाँ दिलाता है, वो चाहे मामा के घर से हो, ससुराल से हो, ज्यादातर ससुराल इत्यादि के घर से जो है आकस्मिक धन, या ससुराल ऐसे जातक के ससुराल थोड़ा मजबूत होती है, जिनके दूसरे में केतु होते हैं तो ऐसे जातक के ससुराल थोड़ा मजबूत होती है। ठीक है। अब कर्म में कहते क्या, नौकरी, छोटी नौकरी शुरुआत करेगा या कोई छोटा धंधा शुरू करेगा, उससे धीरे धीरे ऊंचाई को होगा, धंधा को बदलेगा और नौकरी बदलेगा, इसी स्थिति में ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ठीक है, जी समझ गुरुजी। में आ गया शर्मा जी? हाँ, तीसरे भाव में तो तीसरे भाव में केतु प्रभाव बताएं जी बताइए गुरुजी। जी। जी देखो, अगर तीसरा भाव में भी 3 नंबर गिनती है, मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ 3 नंबर की गिनती है, और यहाँ जो है इसके स्वामी बुध होते हैं, और यहाँ जो है यह भाव पराक्रम भाव कहा जाता है। छोटे भाई बंधुओं इत्यादि का, छोटे भाई बहन इत्यादि का विचार यहाँ से करते हैं। ठीक है, छोटे भाई बहन का विचार यहाँ करते हैं। तो अगर यहाँ पे केतु हो गए तो यहाँ केतु होंगे, तो राहु कहाँ होंगे, यहाँ भाग्य भाव में। अब ऐसे में यहाँ से 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, 9 नंबर की राशि है धनु, तो वहां पे उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पे दृष्टि तो उच्च की पड़ेगी केतु के, लेकिन स्वयं कहाँ बैठे हैं, राहु के घर में। 3 राहु यहाँ उच्च का होता, केतु यहाँ पे नीच का हो जाता था। ऐसे में नीच का केतु करेगा क्या, सबसे पहला काम भाई बहन से मतभेद, भाई बहन इत्यादि से मतभेद। अगर बुध यही हो गए तो जातक के पराक्रम का पैसे इसके छोटे भाई बंधु खाएंगे और इसको क्रेडिट नहीं देंगे। अगर बुध यहीं पे हो गए, या बुध केंद्र के किन्हीं भाव में है, केंद्र के 1, 4, 7, 10 इनमें है, या उच्च के कहीं हो गए, 6 नंबर की गिनती पे यहाँ बुध हो गए, उच्च के हो गए, या इन्हीं घरों में हो गए, तो ऐसे में जातक का भाई बंधु, जातक की कमाई का ज्यादातर हिस्सा भाई बंधु खाएंगे और उसको क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन ऐसे जातक का भाई बंधुओं से कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा, मतलब इसका यूज होगा लेकिन इसको कोई सहायता नहीं देगा। जिनके जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में केतु या राहु है, अगर हैं तो वो एक बार हैंड चेक करके बता सकते हैं जैसा हम परिणाम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। किसी के अगर तीसरे घर में राहु या केतु है, क्योंकि केतु करेंगे जहां राहु होते हैं, तो अगर केतु है तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, और राहु है तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये फल ज्यादातर मिला जुला होता। तो ऐसे लोगों के भाई बंधुओं से सहयोग बहुत कम मिलता है। अगर बुध इन्हीं राशियों में हो गया, क्योंकि 3 नंबर की गिनती है, इसके स्वामी बुध है, केंद्र में बुध हो गए, या अथवा 6 नंबर की गिनती पे उच्च के हो गए, तो ऐसी स्थिति में जातक की कमाई का श्रेष्ठ लाभ भाई बंधु कमाएंगे, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देंगे। उससे लेने वाले सब होंगे, उसको देने वाले कोई नहीं। ऐसी स्थिति, और भाई बंधुओं से, भाई बहन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलते हैं यहाँ तीसरे घर से केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 भारिया भाव पे पड़ती है। जैसा कि पहले बताया, यहाँ शुक्र की राशि है। अगर शुक्र इन्हीं घरों में हुए, केंद्र में हुए, या शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, ले शुक्र उच्च राशि में है, तो ऐसी दशा में तो बहुत बढ़िया है भारिया का जो है। लेकिन ये राहु क्या भ्रम है, और पारिवारिक जीवन में जैसे हमने बताया कि भ्रम अच्छा नहीं होता, और भ्रम के कारण जो है कई बार दाम्पत्य जीवन की मधुरता भंग होती है,
और जातक की जो है पारिवारिक जीवन में कलह इत्यादि की समस्याएं आ जाती हैं। कहीं से और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, क्रूर ग्रह जैसे शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार दाम्पत्य जीवन तबाह भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मेहनत, ये पराक्रम भाव है, पराक्रम। अच्छा, जातक चूंकि नीच राशि में तो कई बार भ्रम के कारण अनावश्यक पराक्रम करेगा, उसका पराक्रम भी कई बार, अच्छा बुध यही हुए तो श्रेष्ठ पराक्रम करेगा, नहीं तो कई बार जब मेहनत ज्यादा करेगा फल कम पाएगा, भाग्य कम होगी, मेहनत ज्यादा करेगा। लेकिन कहा पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, पराक्रम करेगा। तो अगर उसके बदले कोई व्यापार इत्यादि करता है तो ऐसे में कभी श्रेष्ठ लाभ और कभी कभी ऐसा घाटा करेगा कि वो संभल भी नहीं पाएगा, क्योंकि केतु आकस्मिकता के कारक हैं। सातवीं दृष्टि हमने बताया भाग्य भाव पे पड़ता है, तो भाग्य कभी एकाएक बढ़िया कर देते हैं, कभी भाग्य को इतना कमजोर कर देते हैं कि एक एक पैसे के लिए तबाही कर देते हैं, कई बार एकदम से बढ़िया कर देते हैं। ऐसे जातक इत्यादि अगर हैं, उनका एक बार पैसे लगा रहता है, जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक उनको पैसे को दिक्कत होती, पेमेंट आ जाता है तो उनका भाग्य एकाएक बढ़ जाता है। तो अगर ठेकेदार इत्यादि हैं तब तो बढ़िया है, नहीं तो कई बार भाग्य को जो है, लेकिन ये पराक्रम करेगा, पराक्रम के बदले अपने भाग्य निर्माता स्वयं होगा। एक चीज आ जाती, क्योंकि यहाँ पे कई बार उसके चरित्र में ऐसा एक विकार आ जाता है कि वो ऐसा कुछ गलत काम कर लेगा जो समाज में निंदनीय होगा, जो समाज में निंदनीय होगा, समाज उसको, तो ऐसा चारित्रिक विकार आ जाता है। सातवीं दृष्टि, आठवीं नौवीं दृष्टि इसकी लाभ भाव पे पड़ती है। यहाँ पे जातक श्रेष्ठ लाभ कमाता है, पराक्रम करेगा, पराक्रम का फल श्रेष्ठ लाभ कमाएगा, या ये प्रकार किसी भी प्रकार से ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती, जातक कहीं न कहीं से अपने धन को एकत्रित कर ही लेता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो पूछ ले। आज हमने केतु के लग्नगत केतु का प्रभाव बताया, द्वितीय भाव में बताया और पराक्रम भाव में बताया। तो जिनका कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न ले लें, फिर समय दे रहा गवाही। और किसी का कोई प्रश्न हो तो केतु संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी हाँ बोले। प्रणाम गुरुजी। जैसे प्रणाम प्रणाम। ये हमारे बच्चे का मतलब जन्म पत्रिका, तो उसमें से देख के मैं ये थोड़ा गौरव भरा हूँ। तो अभी जैसे दूसरे किस को लग्न की बनाए थे, कुंडली है आप? किस लग्न की कुंडली? थोड़ा अच्छे दूसरे से लग दिखाने का प्रयास करें, दिखाई नहीं दे रहा। जी गुरुजी देखें। या ऐसा कीजिए ना, मेरे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कुंडली डाल के एक बार सुबह मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी दिखाई दे रहा है गुरुजी? समझ में नहीं आ रहा इसमें, एक्चुअली गूगल मीट पे समझ में नहीं आता है, आप जूम वगैरह पे पढ़ाते हैं। तो किस लग्न का है गुरुजी? वृषभ लग्न की कुंडली है सर। वृष लग्न की कुंडली है गुरुजी। वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 नंबर लग्न में है, यही है? जी उसमें राहु बैठे हैं। राहुल लग्न में ही है जी राहुल लग्न में ही। चलो बहुत बढ़िया, आपके अभी राहु केतु पे चर्चा चल रही थी। और सातवें घर में कौन सा ग्रह है? छठवें में सूर्य मंगल बुध है। अच्छा, तो शुक्र कहाँ है? बच्ची की एज क्या है, बस ये बता दो। ये सातवें में शुक्र है। सातवें में शुक्र है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही लग्न पे, बहुत बढ़िया, अपने घर को नहीं खराब करने देंगे। अच्छा, बच्ची की एज क्या है? ये लगभग 12 पिछले साल जन्म हुआ था इनका। अभी छोटी है, अभी छोटी है। चलो 5 साल से पहले कुंडली का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप डाले हैं। जातिका थोड़ा गुस्सेल स्वभाव की होगी। बच्चा है, लड़का है, 18 सितंबर को। कितने दिन का है? जी लड़का ही सही, कितने दिन का है? कितने दिन का है? सितंबर 2021। 18 सितंबर 2021। चलो सुनो, एक तो गुस्सेल स्वभाव का होगा,
जी क्रोध की अधिकता होगी, थोड़ा भ्रमित होगा, इसको एक अच्छे मार्गदर्शक गुरु के शरण कीजिए तो बढ़िया कार्य कर लेगा। नहीं जैसा बताया जी कि हाँ कई चीज, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र के लग्न के स्वामी है, शुक्र देख भी रहे हैं लग्न को, कई चीजों का ज्ञान जी तो इसको बहुत ज्यादा होगा, हर हर चीज में जी महारत होगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, भ्रम की स्थिति जी बनेगी। तो ऐसी स्थिति जी में एक सच्चे मार्गदर्शक का अगर वो सानिध्य मिल जाए तो अच्छा कर लेगा। नहीं तो कई बार अपने निर्णयों से किसी को कुछ समझेगा नहीं, क्रोध की अधिकता होगी, ऐसे में सब लोगों से झगड़ा करेगा, माँ से झगड़ा करेगा, और ऐसे में कई जी बार अपनी जिंदगी जो है जातक अपने निर्णयों के कारण चौपट कर लेते हैं। ऐसे जातक होते बड़े तेज हैं, इनको एक मोटिवेटर की जरूरत होती है, ये किसी को कुछ समझते नहीं, दिक्कत ये है ना, अगर राहु केतु आ गए लगने उसमें तो ये किसी को कुछ समझते नहीं, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये अपने गलत निर्णयों से अपना जो है वो कर जाते हैं। जी ठीक है, बाकी आप कुंडली डाल के ग्रुप में अलग से पूछ लेना, क्योंकि ग्रुप में बोलना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, जी जी और धन्यवाद किसी का, गुरुजी। हाँ शर्मा जी आपका प्रश्न क्या था? जी जी गुरुदेव, फिर से मेरा तात्कालिक मित्रता पे है, अगर आप आज्ञा दे तो पूछ लूं मैं। हाँ बोले बोले। गुरुदेव जैसे सिर्फ तात्कालिक मित्रता और शत्रुता की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक भाव में दो ग्रह हैं, ठीक है, और हम जिससे उस साधन कर रहे हैं, जिससे विचार कर रहे हैं, तो दूसरा ग्रह होगा उसका बैठा होगा, वो उसका तात्कालिक शत्रु हो जाएगा। लेकिन एक ही हाँ भाव हाँ, में लेकिन अगर एक भाव में दो से अधिक ग्रह हैं, मान लो 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, तब स्थिति क्या होगी? देखो चारों ग्रह अपना अपना प्रभाव देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अगर एक ही भाव में 4 ग्रह हैं तो चारों ग्रह अपना अपना प्रभाव देंगे, अपनी दशा अंतर दशा में तो ज्यादा ही प्रभाव देंगे। अब देखना पड़ेगा कौन ग्रह कितने अंश पे है, कौन जी ग्रह कितने अंश पे है। तो तो अंकित, इसका अब मुझे बात नहीं है हम कि तब ये सारे मित्र कहलाएंगे तात्कालिक, या उस समय भी ये तात्कालिक नहीं शत्रु है, हो जाएंगे? वैसे तो वहां तो तात्कालिक शत्रु हुए, लेकिन जिनकी मित्रता है, जिनके नैसर्गिक मित्रता है पंचधा मैत्री में, मान लो सूर्य और मंगल हुए, बृहस्पति हुए, हाँ, या बुध हुए, स्तंभ हो गए, तो इनकी तो आपस में मित्रता ही है। चंद्रमा हुए, ये मित्र है, तात्कालिक शत्रुता में जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मित्र वाला ही प्रभाव देंगे। ठीक है, लेकिन कई ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे मान लो राहु हुआ सूर्य की, वहां ग्रहण योग लगा देंगे। बृहस्पति आ गए तो वहां गुरु चांडाल योग लग गया। ठीक है, शनि या चंद्रमा हो गए तो वहां पे विषयोग लगा देते हैं। तो इन चीज का भी विचार किया जाता है। वैसे ज्यादातर जब एक साथ रहते ना, जैसे हम ही मान लो कोई सभा में हम और आप एक साथ ही चले गए, अलग अलग पार्टी के हैं, अब मान लो कांग्रेस के हम बीजेपी के, या आप बीजेपी के हम कांग्रेस के, तो वो उस चूंकि जहां हम जिस घर में गए हैं वो एक हमारी आपकी मजबूरी हो जाएगी वहां दुश्मनी नहीं करने की, वहां दुश्मनी की नहीं। लेकिन कोई प्रबल दुश्मन है, जैसे राहु का सूर्य का प्रबल दुश्मन क्या कर राहु, चंद्रमा का प्रबल दुश्मन राहु या केतु, तो ऐसे में ग्रहण योग लगा ही देंगे। ठीक है, या गुरु आ गए तो गुरु के चांडाल योग लगा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती है, लेकिन ज्यादातर सौम्य ग्रह जो होते हैं तो मिला जुला फल देते हैं, सब अपनी अपनी दशा अंतर दशा में जातक। अच्छा, राहु केतु करते क्या, उस ग्रह के बल को बढ़ा देते हैं, जिसकी राशि होती है ना उसके राशि के बल को बढ़ा देते हैं, तो सबका मिला जुला फल मिलेगा यहाँ। ठीक है, जी ग्रह भले गुरुदेव। ही, हाँ ग्रह भले ही कमजोर हो, नीच राशि में हो, लेकिन उसका फल मिलता है थोड़ा ज्यादा अथवा कम करके। ठीक है, क्योंकि जी ये गुरुदेव। तत्व हैं। जी हाँ, मैं गुरुदेव। आपको समझाना चाहूंगा, एक मिनट देखो, आप लोग अभी तक ग्रहों को समझ नहीं पाए। आज मैं इसी कुंडली के माध्यम से, 1 मिनट होल्ड करेंगे, हम समझाना चाहते हैं आपको। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? ये हमारी पृथ्वी है, दिखाई दिया? जी गुरुदेव देख रहा है। हाँ, ये पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्र है, मंगल,
बुध, गुरु, शुक्र, शनि और यहीं कहीं राहु और यहाँ केतु। अब ये ग्रह है, पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी नाच रही है और कुंडली के हमारे 12 भाव हैं। अब मान लो चंद्रमा के सामने हमारी क्या कहते हैं 8वां घर आ गया, तो अब देखना पड़ेगा चंद्रमा का अगर पूरी परछाई पड़ रही है तो चंद्रमा उच्च के हुए, थोड़ा सा एक किनारा उस पे पड़ रहा है, एक किनारा पड़ रहा है तो अंश बल कम हो गए, तो आधा फल अब एक किनारा इधर पड़ रहा है तो आधा फल इस भाव के पीछे वाले भाव को दे रहे हैं, तो हुआ क्या कि वहां दोनों भाव का फल दे रहे हैं सूर्य का। अब वही जो पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, ये सारे ग्रह हैं, तो जिसके सहारे हमारा जब जन्म होता है हमारा, तो जो भी भाव हमारा जिस ग्रह के सामने आता है तो उसी हिसाब से फल दे देते हैं। अब कितना कितना उसका असर पड़ा वो अंशबल वही कहते हैं कि मान लो उसका थोड़ा सा परछाई पड़ी तो हम उसको मृत बोल लेते हैं, या बिल्कुल वो इस भाव से अगले भाव में जा रहा है तो उसको हम जो है क्या कहते हैं शिशु अवस्था कह दिए। ये चीजें होती है, समझ गए कि नहीं आप शर्मा जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, न समझे हो तो मैं टार्च से समझाने के प्रयास करूं आपको। जी समझ रहे हैं। देखो 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। मैं एक्चुअली किसी चीज को थोड़ा डिप में समझाने से थोड़ा अच्छा पड़ता है। देखो हम 9 ग्रह तो नहीं कर पाएंगे शर्मा जी, शर्मा जी जी गुरुदेव, जी हम गुरुदेव। 9 ग्रहों को तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ अगर हम इसी को मान लेते हैं आपका सूर्य को ही मान लिया, मान लो सूर्य यहाँ हुए और मान लो इसी कुंडली में सूर्य, ये है सूर्य हमारा दिखाई दे रहा है और पृथ्वी आपकी घूम रही, तो सूर्य जिस भाग पे इसकी रोशनी पड़ी तो उस भाग का ये फल देगा। कुंडली के 12 भाव बने हैं तो जितना जो है जहां असर पड़ेगा उसका उतना ही फल दे पाएगा। ठीक है, जी गुरुदेव। चलते हैं। हाँ, कल चर्चा और करेंगे और कल हम सोचते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से कुछ और समझा सके। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, तो अभी जो है सबसे विदा लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। मान लो ये ग्रह हो गए, दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रह हैं, जी ये ग्रह हैं, पृथ्वी हमारी घूम रही है यूं, ठीक है, घूम रहे। अब ये पृथ्वी का जो भाग इधर आया, मान लो ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया तो इसका असर करेगा, ये दूसरा आया तो इसका असर करेगा। ठीक है, या ये पृथ्वी मान लो, पृथ्वी गोल है लेकिन मान लो ये दोनों ग्रह हो गए, ठीक है, और ये हमारा घूम रहे। अगर ये आया, ये मान लो 8वां भाव हुआ तो 8वें भाव पर असर करने लगा, ये 7वां भाव आ गया तो 7वें पे है, अब ये 6वां आ गया तो 6वें पे, इस भाव से ग्रह जो है असर करने लगे। ठीक है, तो चूंकि ग्रह नहीं घूमते, घूमती पृथ्वी है, लेकिन अब हम करते हैं क्या कि ज्योतिष को समझने के लिए हम ग्रह को घुमाते हैं, ग्रह को बकरी कहते हैं, ग्रह को ही ग्रह तो अपनी ही दशा पे होता है, उसको मृतक शिशु और बाल्यावस्था में करके हम समझते हैं, लेकिन उसका जितना प्रभाव पड़ता है उसी चीज को हम कहते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। चलते हैं। हाँ, सब लोग विदा लेते हैं। कल का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कल प्रश्न अपना तैयार करके रखेंगे, पहले आपका प्रश्न ले लेंगे तब हम पढ़ाएंगे। हर हर महादेव। शांति पाठ कराएं संजय जी, राधे राधे गुरुदेव। संजय जी शांति पाठ कराएं। हर महादेव। हर महादेव। शुभ रात्रि गुरु जी। हर हर महादेव। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्त्र भवतु। हरि ओम।
सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। शुभ रात्रि। सर्वज्ञ प्रणाम। प्रणाम। महादेव शुभ रात्रि।